नमस्कार दोस्तों। सीजी व्यापम एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं तुकेश वर्मा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास प्रारंभ करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। हम अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा मध्यकालीन इतिहास को क्लियर करना चाहूँगा। उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है वो कलचुरियों से प्रारंभ होता है। कलचुरी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 900 ईस्वी में आते हैं, लेकिन कोरबा के पाली में वो आकर शासन स्थापित करते हैं और कांकेर के जो सोमवंशी शासक होते हैं वो उनको वापस भगा देते हैं। उसके बाद पुनः कलचुरी जो है 1000 ईस्वी में आते हैं और आकर यहाँ 700 वर्षों का शासन स्थापित करते हैं। 1000 ईस्वी से उनका शासनकाल स्थापित होता है और 1741 के आसपास तक उन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले जो कलचुरी है वो बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इस रतनपुर क्षेत्र में आते हैं और यहाँ आने वाले पहले कलचुरी शासक बनते हैं कलिंगराज। कलिंगराज के बाद कमल राज आते हैं। कमल के बाद रत्नराज, पृथ्वीराज, जाजल्य देव, ऐसे करके जो है इनके शासक आकर शासन करते हैं और शासन करने के साथ ही जो है लगभग 1741 तक ये लोग शासन करते हैं। और मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें या छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो सबसे लंबा शासनकाल इन लोग का होता है। ठीक, तो 1741 के आसपास, 1741 और 1742 की अगर हम बात करें तो यहाँ शासन करते हैं रतनपुर क्षेत्र में शासक रघुनाथ सिंह। ठीक है, ये कलचुरी शासक है और रायपुर क्षेत्र में इनका शासन होता है अमर सिंह का। कलचुरियों का जो शासन व्यवस्था है दो भागों में बढ़ जाता है, अगर हम जानते हैं, एक रतनपुर वाले क्षेत्र में, एक रायपुर वाले क्षेत्र में। तो रतनपुर में जो शासन करते हैं वो रघुनाथ सिंह शासन करते हैं और रायपुर क्षेत्र में इस समय शासन करते हैं अमर सिंह। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसी समय जो नागपुर क्षेत्र है, महाराष्ट्र नागपुर, अगर आपकी इमेज दिमाग में आ रहा होगा तो याद करिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में शासन होता है भोसलों का। वहाँ भोसले शासक रघुजी प्रथम का शासन चलते रहता है। ठीक है, रघुजी प्रथम का जो शासन है वो इस समय चलता है। रघुनाथ सिंह का जिस समय शासन चलता है हमारे यहाँ, उस समय नागपुर क्षेत्र में आपके रघुजी प्रथम का शासन होता है और रघुजी प्रथम का सेनापति भास्कर पंत है ना। भास्कर पंत जो है उड़ीसा अभियान में आया रहता है। जब ये उड़ीसा अभियान से वापस जाता है तो ये रतनपुर मार्ग से होते हुए जाता है और जैसे ही रतनपुर ये पहुंचता है ना, जैसे ही रतनपुर ये पहुंचता है तो वहां जाकर रघुनाथ सिंह के साथ ये रघुनाथ सिंह को आह्वान देता है कि मैं आपसे लड़ाई करना चाहता हूं करके। लेकिन रघुनाथ सिंह जो होते हैं अपने एक पुत्र के मृत्यु के कारण, क्योंकि उनका एक ही पुत्र होते हैं और उनके मृत्यु के कारण जो है वो वियोग में रहता है और युद्ध करना नहीं चाहते, और युद्ध करना नहीं चाहते इस कारण जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार भास्कर पंत के द्वारा रघुनाथ सिंह को पराजित कर दिया जाता है और रघुनाथ सिंह इसके अधीन जो है शासन करते हैं। कहने का मतलब अब अप्रत्यक्ष रूप से भोसलों का शासन प्रारंभ हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो नागपुर का शासक, जैसे कि आपको बताया था, रघुजी प्रथम होते हैं। उसके बाद रघुनाथ सिंह के मृत्यु के बाद जो है अंतिम कलचुरी शासक बनते हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह का शासन प्रारंभ होता है और इस समय रायपुर के अंतिम कलचुरी शासक होते हैं शिवराज सिंह। अब जैसे ही रघुजी प्रथम का मृत्यु होता है, रघुजी प्रथम का मृत्यु जो है 14 फरवरी 1755 को होता है। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। खासकर पीएससी जो है ऐसे डेट को लगातार
पूछता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो 14 फरवरी 1755 को ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि जो बिंबाजी भोसले हैं, ठीक, तो बिंबाजी भोसले जो नागपुर के शासक है समझिए, तो बिंबाजी भोसले जो है नागपुर से अब नागपुर में रहकर शासन करना नहीं चाहते। जैसे कि रघुजी प्रथम जो है अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन चल रहा था उनका, तो अब बिंबाजी स्वयं यहाँ आकर शासन करते हैं और मोहन सिंह को हटाते हैं और यहाँ जो है शासन स्थापित करते हैं रतनपुर क्षेत्र में। 1758 में ये आते हैं और मोहन सिंह को हटाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से भोसले वंश का स्थापना करते समझो, या भोसलों का शासन जहाँ से प्रारंभ होता है। 7 दिसंबर 1787, ये भी डेट आप याद रखेंगे, 7 दिसंबर 1787 को बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी जो है यहाँ शासन करती है, याद रखेंगे। ठीक है, उनकी पत्नी का शासन चलते रहता है। ठीक, लेकिन इसके बाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं वेंको जी, और वेंको जी स्वयं आकर शासन नहीं करते, वो नागपुर में रहकर शासन करते हैं, लेकिन यहाँ सूबेदारों की नियुक्त करती है। तो अब यहाँ से चालू होता है सूबा शासन, याद रखेंगे। सूबा शासन कहाँ से चालू होगा? 1788 से लेके 1818 तक, 1788 से लेके 1818 तक सूबेदारों के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ में शासन चलते रहते हैं। तो यही पहले सूबेदार बनते हैं महिपत राव दिनकर, जिनका जो है बिंबाजी भोसले की पत्नी आनंदीबाई के साथ जो है संघर्ष होता है। आप इसको मैं जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार पूर्वक तो आपको एकदम क्लियर करूंगा। अभी आप केवल ओवरव्यू समझे कि कैसे हमारा छत्तीसगढ़ जो है अंग्रेजों के हाथों में गया। तो 1788 से 1818 तक याद रखेंगे सूबेदारों के माध्यम से शासन चलता है। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1788 से लेके 1818, क्योंकि इसी समय 27 अप्रैल 1816 को याद रखेंगे, 27 अप्रैल 1816 को जो भोसले शासक है अप्पा साहब, याद रखें भोसले शासक अप्पा साहब जो है अंग्रेजों के साथ एक गुप्त संधि करते हैं। ठीक है, इधर अप्पा साहब इधर अंग्रेज, आपको दिखाई दे रहा होगा अप्पा साहब और अंग्रेज, ये दोनों के बीच जो होता है गुप्त संधि होता है। ठीक है, 27 अप्रैल 1816 को, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखेंगे। अब गुप्त संधि होने के बाद अप्पा साहब जो है इस संधि से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बाद में। फिर क्या होता है, 27 नवंबर 1817 को याद रखेंगे एक युद्ध होता है जिसको सीताबर्डी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध जो है अप्पा साहब और अंग्रेज अधिकारी के बीच होता है, मतलब अंग्रेजों के बीच होता है, और इस युद्ध में जो है अप्पा साहब पराजित होते हैं और अंग्रेजों का जो है शासन यहाँ स्थापित हो जाता है। अब कहने का मतलब कि जो अप्पा साहब है छत्तीसगढ़ आके ना आकर जो है कहाँ नागपुर से शासन करते रहते हैं। ठीक है, अब अप्पा साहब जो है अंग्रेजों से हार गए। पहले तो एक संधि हुआ था कि भाई मुझे नागपुर का राजा बनना है, तो अंग्रेज उनकी जो है मदद किए थे और वो शासक भी बन गया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं, और नहीं टिक पाने के कारण जो है वो मतभेद अंग्रेजों के साथ होता है और अंग्रेज जो है इनको फिर से काबू करने के लिए युद्ध करते हैं, जिसको सीताबर्डी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और अप्पा साहब उस युद्ध में पराजित होते हैं और अंग्रेजों का शासन जो है छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में नागपुर में स्टार्ट होता है। और नागपुर भी में अगर हम बात करें तो उसी नागपुर के अधीन हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है, क्योंकि भोसलों का शासन वहीं से चलता था। ठीक है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अब अंग्रेजों के हाथों में जा रहा है, अभी भी पूरी तरह से नहीं गया है। ठीक, ये तो हो गया 1818 तक की बात। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 1818 से 1830 तक है ना, अभी तो अब अंग्रेजों के अप्पा साहब पराजित हो गए। अब नागपुर में समझो अंग्रेजों का शासन आ गया है, मतलब भोसले नागपुर, मतलब नागपुर का जो शासन है वो हमारे छत्तीसगढ़ में चलता था। अब नागपुर में अंग्रेज है तो छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया है। तो 1818 से 1830 तक ये जो है प्रशासन चलता है अंग्रेजों का। तो अब अंग्रेज जो है छत्तीसगढ़ में आके डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, वो सुप्रीडेंट नामक अधिकारियों के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ में प्रशासन चलाएंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक अंग्रेज अधिकारी
जिसका नाम है कैप्टन एडमन। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सुप्रीडेंट बनते हैं, कैप्टन एडमन, याद रखेंगे। यहाँ सुप्रीडेंट के माध्यम से, वहाँ चीफ कमिश्नर, याद रखेंगे। ठीक है, तो सुप्रीडेंट के माध्यम से यहाँ शासन चलेगा और छत्तीसगढ़ का प्रथम सुप्रीडेंट बनकर आते हैं कैप्टन एडमन। उसके बाद एगेन्यू वगैरह बहुत सारे और आते हैं, है ना। तो याद रखेंगे, एडमन को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम सुप्रीडेंट। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ आके शासन करते हैं 1818 से 1830 तक। अब सुप्रीडेंट के माध्यम से जो है शासन चलेगा। अब 1830 में होता क्या है कि 1830 में जो है ना, पहले तो अब याद रखेंगे, जो नागपुर के प्रथम शासक हुए थे रघुजी प्रथम, है ना, रघुजी प्रथम हुए। अब रघुजी प्रथम के बाद रघुजी द्वितीय हुए थे। ठीक है, अब रघुजी द्वितीय के बाद रघुजी तृतीय हुए थे, रघुजी तृतीय हुए थे। तो नियम के अनुसार अप्पा साहब जब पराजित हुए ना, तो रघुजी तृतीय को जो है शासक बनना था वहां। ठीक है, लेकिन रघुजी तृतीय जो थे ये अल्पवयस्क थे। ठीक है, अल्पवयस्क मतलब इसका उम्र नहीं हुआ था राजा बनने के लायक, अल्पवयस्क थे। तो ये चले गए थे पढ़ाई करने। ठीक है, अब ये अपना शिक्षा पूरा करने चले गए थे, तो उसी कड़ी में जो है रघुजी तृतीय ही शासक थे समझो वहां। लेकिन एक्चुअल में ये अल्पवयस्क होने के कारण जो है अंग्रेज इनकी संरक्षण में शासन कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में शासन हो रहा था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, रघुजी तृतीय का ही शासन चल रहा था, लेकिन अब अंग्रेज अधिकारी जो है शासन व्यवस्था संभालते थे। ठीक है, 1830 में जब रघुजी तृतीय जो है वयस्क हुए, ठीक है, तो अब नियम के अनुसार जो अंग्रेज अधिकारी है वो रघुजी तृतीय को जो है उनका राज्य वापिस सौंप देते हैं। और 1830 से लेके 1854 तक, 1830 से लेके 1854 तक पुनः जो है अब शासन करेंगे भोसले। ठीक है, पुनः भोसले अब जो है शासन करेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। अब भोसले जो है पुनः शासन करेंगे, रघुजी तृतीय का शासन चलेगा नागपुर में। ठीक है, चलिए, तो 1830 में 1830 को भोसला शासक रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर अंग्रेजों द्वारा रघुजी तृतीय को शासन व्यवस्था सौंप दिया गया। और ये जैसे एक अंग्रेज अधिकारी है, ये जाकर रघुजी तृतीय को उनका शासन जो है उनके हाथों में सौंप देते हैं। आपको फिर समझ आ गया होगा। अब नागपुर में फिर कौन आ गए? भोसले आ गए। अभी अब फिर नागपुर में भोसले, मतलब छत्तीसगढ़ में भी भोसलों का शासन है, ऐसा आप समझिए। ठीक, अब 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हो जाती, मतलब इनका कोई भी संतान नहीं होता। और इसी समय जो है लॉर्ड डलहौजी आते हैं, और लॉर्ड डलहौजी का चलता है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, मतलब जिनका कोई भी पुत्र नहीं होता, ऐसे राजाओं का साम्राज्य को वो हड़प लेते हैं, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो इसी के तहत क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी आते हैं, रघुजी तृतीय का कोई भी पुत्र नहीं होता, जिसके कारण अब रघुजी तृतीय का तो मृत्यु हो गया है, तो उनका जो क्षेत्र है नागपुर क्षेत्र, अब वो जो है सीधा सीधा अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 1854 को जो नागपुर है, यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, या अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था है वो एक्चुअल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब कंटिन्यू चलेगा अंग्रेजों का शासन। तो 1854 से आपको याद रखना है, 1854 से अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों का जो है शासन प्रशासन प्रारंभ होता है। अब नागपुर के अधीन हमारा छत्तीसगढ़ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है अब किसका शासन चलेगा? अंग्रेजों का शासन चलेगा। ठीक है, चलिए, अब आपको मैं एक्चुअल में आधुनिक इतिहास की ओर लेके चलता हूँ। ये अभी तक हम जो है थोड़ा सा समझे मध्यकालीन इतिहास से, कैसे हम आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में कैसे जो है अंग्रेजों का शासन चलता है। अब आपको दो महत्वपूर्ण तिथि याद रखना पड़ेगा। एक है 1857 का ये डेट, और दूसरा डेट है 1885। तो मैं जो बात करूंगा आज 1885 से। 1885 में क्या होता है कि कांग्रेस की स्थापना
1885 में कांग्रेस की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को अब यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस डेट से जो है आपको मैं पढ़ाना चालू करूंगा। इसके बाद आगे हम जो है राज्य निर्माण तक पढ़ेंगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य निर्माण तो पूरा कंप्लीट करेंगे। वैसे राज्य निर्माण का जो तिथि है, मैं तो ऑलरेडी मेरे छत्तीसगढ़ का जब भूगोल पढ़ा हूँ उसमें कंप्लीट किया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से प्ले लिस्ट में छत्तीसगढ़ जीएस का जो वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम अभी स्वतंत्रता की बात करेंगे, कैसे कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, कौन कौन से व्यक्तित्व तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, एक्चुअल में उस समय कांग्रेस की स्थापना जो है अंग्रेज जो है अपने फायदे के लिए किए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो है स्वतंत्रता के लिए इसमें युद्ध प्रारंभ हो गए, क्योंकि यहाँ भारतीय लोग भी जुड़े, जिसके कारण जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हमको हुई। तो याद रखेंगे अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और अंग्रेज और कांग्रेस की जो स्थापना करने वाले हैं उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे, ठीक है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई, अब इसकी बैठक होंगे, है ना, कि क्या क्या इसके तहत कार्य किया जाएगा। तो इस राजनीतिक संस्था का या कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रथम डेट अगर आपको याद रखना है तो वो याद रखना है कांग्रेस की प्रथम जो बैठक है, ठीक है, या प्रथम अधिवेशन है, वो है 28 दिसंबर 1885 को, वो होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे 1889 ईस्वी का मुंबई अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ जो है छत्तीसगढ़ के लोग जो है जाकर इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे 1889 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, बम्बई में ही होता है ये अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, ठीक है, याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता जो है सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा हुआ करता था, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ से यहाँ इस अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में कुछ लोग भाग लिए। अब वो व्यक्ति कौन कौन है, अब याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले व्यक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1889 के मुंबई अधिवेशन में निम्न में से किसने भाग लिया करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से इस अधिवेशन में भाग लेने वाले थे पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, वामन बलीराम लाखे, सी.एम. ठक्कर। ये चार व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले अधिवेशन है ना 1889 का अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन तो वैसे 1885 में हो गया था, लेकिन हमारे लिए छत्तीसगढ़ के जो परीक्षार्थी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1889 का बम्बई अधिवेशन। इस बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले थे पंडित रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे, वामन बलीराम लाखे और सी.एम. ठक्कर। ये चार नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये अधिवेशन में गए थे चार व्यक्ति, और वहां से वापस लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बारे में प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है, और इस कांग्रेस संस्था की जो गतिविधि है उसको आगे बढ़ाया, साथ ही लोगों में जो राजनीतिक जागृति है वो उत्पन्न इन्होंने किया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 1889 के बाद याद रखेंगे 1891 का नागपुर अधिवेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि जो 1891 का जो नागपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जो है पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अध्यक्षता भी आपको याद रखना पड़ेगा, पी आनंद चार्लू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी या सभापतित्व में हुआ था, ये बात याद रखेंगे, अध्यक्षता बोलो या सभापति बोलो। ठीक है, कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में आप याद रखेंगे सरकार की जो गलत नीतियां है ना, इसकी आलोचना की गई। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है इस, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था उसकी आलोचना इसमें की गई थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर जो नहर व जंगल कर का आरोपण किया था, ठीक है,
जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा जो है जो किसान थे उनके ऊपर नहर कर और जंगल कर जो है आरोपित कर दिए थे जबरदस्ती के, है ना। तो उनका जो है आरोपण कर दिया था, उनका जो है आलोचना की गई थी, ठीक है। और इस अधिवेशन में ना इसको समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, जो नहर कर है और जो जंगल कर है उसको समाप्त करने के लिए, ठीक है। नागपुर अधिवेशन में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग भाग लिए थे। अब वो कौन कौन से व्यक्ति है याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले थे पंडित रामदयाल तिवारी, पंडित माधवराव सप्रे, वामन बलीराम लाखे, सीएम ठक्कर और बद्री प्रसाद जैसे नेताओं ने जो है इसमें भाग लिए। अभी इसके पहले जो 1889 का जो बंबई अधिवेशन था उसमें 4 लोगों ने भाग लिया। 1891 का जो नागपुर अधिवेशन है उसमें 5 लोगों ने भाग लिया। आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 4 नाम 1889 के अधिवेशन में आपको सेम मिलेंगे, पंडित रामदयाल तिवारी, माधव सप्रे, वामन बलीराम लाखे, सीएम ठक्कर। और 1891 के जो नागपुर अधिवेशन होता है उसमें एक व्यक्ति एक्स्ट्रा भाग लेते हैं, उनका नाम है बद्री प्रसाद। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस नागपुर अधिवेशन में क्या होता है कि जो किसान हैं और जो माल गुजार है वो भी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं और ये लोग जो है नहर व जंगल कर को वापस करने के लिए प्रस्ताव पारित करवाते हैं। और इसी समय मध्य प्रांत के जो चीफ कमिश्नर है ना वो बिलासपुर आते हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और किसानों और माल गुजारों के द्वारा नहर कर और जंगल कर के संबंध में जो है उनको ज्ञापन सौंपा जाता है, ठीक है। याद रखें, जो किसान है और माल गुजार के द्वारा, ठीक है। अब बिलासपुर में लगभग याद रखेंगे 20,000 जो किसान और माल गुजार है वो एकत्रित हुए रहते हैं इस समय, ठीक है। और वो मांग रखते हैं कि जो लगान की जो दर है वो निश्चित किया जाए और उसको स्थायी होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए, है ना। और उसका जो न्यूनतम ब्याज दर है वो भी डिसाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी ब्याज दर डिसाइड नहीं किया था, जिसके कारण किसानों के ऊपर अधिक कर लगा दिया जाता था, साथ ही जबरदस्ती के कर लगा दिए जाते थे, जिसके विरोध में जो है ये अधिवेशन हुआ था, मतलब इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रकार से जो है 1891 का नागपुर अधिवेशन होता है। आप याद रखें, छत्तीसगढ़ के जो भाग लेने वाले लोग हैं उनको भी आप इसमें याद रखेंगे। अब क्या होता है, 1891 की ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे 1892 में क्या होता है। 1892 में वुडवर्थ मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर बनते हैं, याद रखेंगे। वुडवर्थ नामक एक अंग्रेज अधिकारी है जो मध्य प्रांत के क्या बनते हैं, चीफ कमिश्नर बनते हैं। इस समय याद रखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ में जो है अकाल हुआ था, मतलब अकाल से ग्रसित था हमारा छत्तीसगढ़। 1892 की बात है। जैसे ही नागपुर अधिवेशन कंप्लीट होता है 1892 में वुडवर्थ जो है चीफ कमिश्नर बनते हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय अकाल की स्थिति है। 20 जनवरी 1894, ये डेट आप याद रखेंगे। 20 जनवरी 1894 को वुडवर्थ जो है छत्तीसगढ़ का दौरा किया, याद रखेंगे, ठीक है। वुडवर्थ ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहाँ आए और देखे कि यहाँ जो है अकाल की स्थिति है। तो वो अपने शासन व्यवस्था में जाकर बात किए, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को बोले कि यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की जो है आप सहायता कीजिए करके। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। केवल ये आश्वासन देते हैं और अंग्रेज अधिकारी की अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, अपना जेब भरने में लगे रहते हैं। वो जो है इनकी बातों में ध्यान नहीं देते, ये बात भी ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें 1899-1900 ईस्वी, इस समय 1899-1900 के आसपास जो है छत्तीसगढ़ में अकाल रहता है और असंतोष फैला रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको जैसा कि मैं बताया कि अंग्रेज अधिकारी आते तो जरूर है, आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के अनुरूप वो कार्य नहीं होता, ठीक है। साथ ही आप याद रखेंगे कि इनकी जो सहायता के लिए, है ना, किसानों की सहायता के लिए या छत्तीसगढ़ के निवासियों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और चंदा इकट्ठा करते हैं, वो चंदा भी इनको प्राप्त नहीं हो पाता। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 17 मार्च 1900 ईस्वी को अकाल के निवारण के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड के नाम पर 6,000 रुपये का चंदा वसूल किया जाता है, ठीक है। ये चंदा तो वसूल किया जाता है अभी जैसा कि आपको बताया, लेकिन ये चंदा जो है ना केवल
नाम मात्र का चंदा होता है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त नहीं होता, ये अंग्रेज अधिकारी या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होता है उनकी जेब में चला जाता है। मतलब करप्शन का नाम पे जो है ये चंदा इकट्ठा हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि केवल जेब भरने के लिए चंदा इकट्ठा होता है। ठीक है। अब सामाजिक व राजनीतिक संगठनों की स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे बिलासपुर में जो है ना, देश में राष्ट्रीय भावना, अगर हम बात करें तो देश में राष्ट्रीय भावना जगाने का काम जो है ब्रह्म समाज और आर्य समाज का नाम आप सुने होंगे। तो देश में जो है राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने बहुत जो है कार्य किया, विशिष्ट योगदान रहा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में आप याद रखेंगे बिलासपुर में ना बुद्धि प्रकाश रीडिंग क्लब, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। ठीक है, ये जो है सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक संगठन अगर या राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए इन संस्थानों का जो है स्थापना होता है। तो बिलासपुर में आप नाम याद रखेंगे बुद्धि प्रकाश रीडिंग क्लब, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट। उसी प्रकार याद रखेंगे रायपुर में लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही मालिनी रीडिंग क्लब, पीपल टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज राजीव और छत्तीसगढ़ बाल समाज, ये जो है संस्था, ये संस्थाओं की स्थापना जो है हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, बिलासपुर और रायपुर में। तो ये नाम आपको याद रखना है। इन संस्थाओं के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ वासियों में जो है ना राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक जागरूकता की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, या उत्पन्न करने के लिए जो इनकी स्थापना की गई थी, आप ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करें छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन के बारे में, है ना, समाचार पत्र के बारे में। तो आइए जानते हैं हम छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन। तो 1900 ईस्वी में ना छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय वातावरण से अवगत कराने के लिए, है ना, माधवराव सप्रे जी के द्वारा, ठीक है, माधवराव सप्रे जी के द्वारा जो है एक मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र ने छत्तीसगढ़ के वासियों में बौद्धिक साहित्य जागरूकता लाने की दिशा में सफलता प्राप्त की। इस समाचार पत्र में अगर हम बात करें तो कविताएं, कहानियां, व्यंग्यात्मक जो व्यंग वगैरह है उसके बारे में लिखा जाता था। ठीक है, और याद रखेंगे छत्तीसगढ़ जो मित्र है वो पेंड्रा रोड से प्रकाशित किया गया था, और छत्तीसगढ़ मित्र की जो भाषा है वो हिंदी थी। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र की अगर हम बात करें, मासिक पत्रिका की बात करेंगे, ये मासिक पत्रिका है, याद रखेंगे मासिक पत्रिका की बात करें। ठीक है, तो हिंदी भाषा में प्रकाशित ये पहला मासिक पत्रिका था। इस लाइन को याद रखेंगे, कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था इसको भी याद रखेंगे, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, अब और कब हुआ था इसको भी याद रखेंगे। साथ ही इसमें एक व्यक्ति का और आप नाम याद रखेंगे, रामाराव चिंचोलकर। ठीक है, रामाराव चिंचोलकर, इनके सहयोग से जो है इनका प्रकाशन किया गया था। वैसे तो मैं आगे जब और डिटेल इसके बारे में पढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं एक व्यू जो है क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप चीज़ों को, कम चीज़ों को याद रख के एक ओवरव्यू बनाते जाओ, एक लेआउट बनाते जाओ कि कैसे किस किस चीज़ों को कौन से डेट में याद रखना है। उसके बाद हम धीरे 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 इसकी गहराई में पहुंचेंगे और अधिक से अधिक लोगों का नाम याद करेंगे। लेकिन जब तक आप जो है एक लेआउट नहीं बनाएंगे अपने दिमाग में, तब तक आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले याद रखेंगे 1885, 1889, 1891, फिर 1900। ठीक है, 1892 भी याद रखना है, 94 भी याद रखना है, फिर 1900 याद रखना है। तो 1900 में प्रमुख घटना अगर हम बात करें तो एक घटना की बोल सकते हैं या प्रकाशन बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ मित्र, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 1900 के डेट में। ठीक है, इसमें माधवराव सप्रे और रामाराव चिंचोलकर जी का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें एक्चुअल में ये जो छत्तीसगढ़ मित्र था ना, अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना, एक मिनट आप रुकेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है 1902 और 3 में जो है इसका प्रकाशन जो है बंद हो जाता है। शुरू में ये बहुत अच्छे से चलता है, लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण जो है इसका जो है प्रकाशन है
वो बंद हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे लगभग ये 300 वर्ष, लगभग 3 वर्षों तक ये जो है इनका प्रकाशन होता है। 1900 में ये प्रारंभ हुआ था और 1903 में ये जो है पूरी तरह से बंद हो गया। तो याद रखेंगे 3 वर्षों तक ही ये समाचार पत्र जो है चालू होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शाखा है 1903 में रायपुर में स्थापित होती है। ठीक है, याद रखेंगे 1903 में जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है रायपुर में स्थापित होती है। और इस शाखा को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है सीएम ठक्कर जी का। ठीक है, सीएम ठक्कर जी के सहयोग से जो है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके स्थापना के पीछे कारण है कि लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन की धारा स्थापित करना। ठीक है, ताकि लोग जो है राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े, लोग जागरूक हो, इस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। सीएम ठक्कर जो है के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यही याद रखेंगे कि इसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जो है जुड़ते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अभी तक आपने जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम नहीं सुना था, तो सबसे पहले याद रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा 1903 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा जैसे ही रायपुर में स्थापित होते हैं सीएम ठक्कर जी के सहयोग से, और उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा में अब जुड़ गए पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब यहां से आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब 1907 में होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ठीक है, याद रखेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के बारे में आप सुने होंगे। इसके पहले आपको एक डेट और मैं बताना चाहूंगा। 1905 में आप जानते हैं बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, जिसको बंग भंग हम जानते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन 1903 1905। आपको मैं कुछ डेट हमेशा से रिकॉल कराते आऊंगा, इसको याद रखेंगे। 1885, 1889, 1891। ठीक है, 1891 के बाद 1892, 1892 के बाद 1894, 1894 के बाद 1900, 1900 के बाद 1903, 1903 के बाद याद रखेंगे 1903 के बाद 1905 बंगाल विभाजन, 1905 के बाद याद रखेंगे 1907। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। तो ये डेट आप क्रम से याद करते जाएं मेरे साथ, ताकि आपको क्लियर होते जाए, है ना। तो 1907 में होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है, अब जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, ठीक है, इस अधिवेशन में अब छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से भाग लेते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघावाले जी और डॉक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजे जी। ठीक है, ये 3 नेताओं के नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा 1903 में जुड़े कांग्रेस से। अब वो जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भी भाग ले रहे हैं, नारायण राव मेघावाले जी और डॉक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजी। ये 3 व्यक्ति जो है अब सूरत अधिवेशन में भाग लेते हैं। लेकिन अब ये जो है एक राष्ट्रीय अधिवेशन है कांग्रेस का। ठीक है, तो इस अधिवेशन में होता क्या है कि जो राष्ट्रीय नेता है वो 2 दलों में बढ़ते हैं, आपको पता होगा सूरत अधिवेशन। और इसी सूरत अधिवेशन के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो नेताएं हैं वो 2 भागों में बटेंगे। तो याद रखेंगे कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय संस्था है ना। तो जो राष्ट्रीय नेता है वो 2 भागों में बढ़ते हैं, याद रखेंगे। अब ये इसके बंटने के पीछे कारण क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। तो सूरत अधिवेशन में गोपाल कृष्ण जो गोखले जी हैं और बाल गंगाधर तिलक जी दोनों भाग लेते हैं, और दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों की विचारधारा में जो है समानता नहीं होती, जिसके कारण या दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। बाल गंगाधर तिलक जो जी है वो उग्रवादी मतलब गरम दल के व्यक्ति हैं। ठीक है, तथा जो गोपाल कृष्ण गोखले जी है ना, गोपाल कृष्ण नाम से ही समझ आता कृष्ण भगवान, तो नरमवादी ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नरमवादी या उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति है। ठीक है, तो उदारवादी याद रखेंगे।
तो इस अधिवेशन में जो बाल गंगाधर तिलक है और गोपाल कृष्ण गोखले जी है, दोनों के विचारों में मतभेद होता है और मतभेद यहाँ तक होता है कि दोनों के बीच धक्का मुक्की हो जाती है। तो इस धक्का मुक्की से याद रखेंगे जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है और नारायण लाल मेघावाले जी है, वो जो है बाल गंगाधर तिलक को बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, धक्का मुक्की तक हो जाता है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और नारायण राव मेघावाले जो है बाल गंगाधर तिलक को बचाते हैं। ठीक है, और जैसे ही अधिवेशन समाप्त होता है, अधिवेशन के समाप्त होने से याद रखेंगे, तो जैसे कि आपको मैं बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जी और बाल गंगाधर तिलक के बीच जो है क्या होता है, विचारों में उसके संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और धक्का मुक्की के नौबत आ जाते हैं और बाल गंगाधर तिलक जी को पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले जी जो है बचाते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे यहाँ आपको मैं लिख दिया हूँ, उग्रवादी विचारधारा के थे बाल गंगाधर तिलक जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है उदारवादी विचारधारा के थे। दोनों के बीच मतभेद होता है। ठीक, अब याद रखेंगे जैसे ही सूरत अधिवेशन से पंडित सुंदरलाल शर्मा नारायण राव मेघावाले जी वापस लौटते हैं, तो सूरत अधिवेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए, मतलब सूरत अधिवेशन में जो भी बातें हुई उनको लोकप्रिय या लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो है धमतरी, राजिम और महासमुंद में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोलते हैं। ठीक है, और इनका संचालन जो है धमतरी में यादव राव जी के द्वारा किया जाता है। जो स्वदेशी दुकान खोला गया उनका संचालन जो है धमतरी में यादव राव जी के द्वारा, महासमुंद में हर प्रसाद सोनी जी के द्वारा और रांची में डॉक्टर पूरन सिंह के द्वारा जो है इन स्वदेशी वस्तुओं की दुकान का संचालन किया जाता है। याद रखेंगे, साथ ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा, शिवलाल मास्टर और डॉक्टर शंकर लाल खरे, ये 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है खादी प्रचार प्रसार के लिए साथ ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। मतलब इन तीनों के द्वारा जो है खादी का प्रचार प्रसार किया जाता है, साथ ही स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ किया जाता है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का इतिहास का पार्ट 1। आगे मैं जो है आपके लिए पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर भी आऊँगा। ठीक है, हम इसको एनिमेशन इस पीपीटी को बनाने में थोड़ा समय लगता है, इस कारण जो है वीडियो छोटा है, लेकिन आपको मैं चीज़ें क्लियर करते हुए पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ आए। एक बार रिकॉल करते हैं डेट को। सबसे पहले आप याद रखेंगे 1885 याद रखेंगे, 1885 के बाद याद रखेंगे 1889, उसके बाद याद रखेंगे 1891, उसके बाद याद रखेंगे 1892, उसके बाद याद रखेंगे 1894, उसके बाद याद रखेंगे 1800, उसके बाद याद रखेंगे 1903, उसके बाद याद रखेंगे 1905, उसके बाद 19 एक डेट और याद रखेंगे यहाँ 1900, उसके बाद 1903, 1905, उसके बाद 1907, 1907। तो ये डेट आपको याद रखना है, इतना डेट आपको याद रखना है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1889 में जो है बम्बई अधिवेशन, 1891 में नागपुर अधिवेशन, 1892 में अकाल की स्थिति। ठीक है, 1894 में जो है अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो है ना वुडवर्थ के द्वारा छत्तीसगढ़ का दौरा किया गया। 1900 में जो है मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। 1903 में जो है बंग भंग आंदोलन आप जानते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है, बंग भंग और कांग्रेस की स्थापना होती है 1903 में रायपुर में, 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक, तो इतना डेट आपको याद रखना है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार का मैं वीडियो लेके आऊँ, इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। आज के लिए धन्यवाद।